नमस्कार, शाम के 7 बजने को है। आप देख रहे हैं देश तक। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। हैदराबाद निगम चुनावों के लिए आज चुनाव प्रचार खत्म हो गया है। मतदान से पहले हैदराबाद में हाई प्रोफाइल दंगल देखने को मिला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज हैदराबाद में जमकर ताल ठोकी। उन्होंने भाग्य लक्ष्मी मंदिर में पूजा अर्चना करके माता रानी का आशीर्वाद लिया और उसके बाद ओवैसी पर जमकर निशाना साधा। मुख्यमंत्री केसीआर को भी नहीं छोड़ा। डायनेस्टी को डेमोक्रेसी की ओर लेकर जाएंगे, ये कहा है अमित शाह ने। साथ ही इस बात का दावा कर दिया कि हैदराबाद में अगला मेयर बीजेपी से ही होगा। आज तक पर वहीं ओवैसी ने भी अपनी जीत का दावा किया है। आपको बता दें 1 तारीख को चुनाव होने हैं। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि भारतीय जनता पार्टी इन चुनावों में किस तरह का प्रदर्शन करती है और क्या सेंधमारी कर पाती है एआईएमआईएम के गढ़ में। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें तेलंगाना में 2023 में होने हैं विधानसभा के चुनाव। उसके मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी अभी से ये बड़ी शुरुआत करके एक बड़ा मैसेज देना चाहती है तेलंगाना की जनता को। इसी वजह से चुन चुनकर हमला करते हुए गृह मंत्री अमित शाह पूरे आधे घंटे तक लंबी चौड़ी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हैदराबाद में किस तरह की दिक्कतें हैं, विस्तार से इन तमाम बातों का उनकी ओर से जिक्र किया गया है। 1 दिसंबर को हैदराबाद नगर निगम का चुनाव होना है, जिसके लिए सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। खासकर बीजेपी ने, जिसके सभी हैवीवेट दिग्गजों ने वहां पर रोड शो किया, प्रचार किया। आज अमित शाह ने भी रोड शो किया और उसके बाद एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी पर जमकर हमला बोला। सुनिए ओवैसी के गढ़ में अमित शाह की हुंकार। मैं आपको हैदराबाद की जनता को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि हम हैदराबाद को नवाब निजाम कल्चर से मुक्त होकर एक मिनी इंडिया बने ऐसा शहर बनाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। निजाम कल्चर को त्याग कर एक आधुनिक शहर बने, इस प्रकार का हम हैदराबाद को बनाएंगे। यहाँ किसी का अपीसमेंट नहीं होगा, किसी के साथ अन्याय भी नहीं होगा। इस प्रकार की नई कार्य संस्कृति का विकास हम यहाँ पर करेंगे। हम डायनेस्टी से डेमोक्रेसी की ओर जाना चाहते हैं। चाहे ओवैसी साहब की पार्टी हो, चाहे टीआरएस की पार्टी हो, हमें तो बहुत सवाल करती हैं। मगर मैं पूछना चाहता हूं कि इतने बड़े तेलंगाना में आपके परिवार के अलावे आपको कोई नहीं मिलता है जी? आपके बाद आपका परिवार ही क्यों आता रहता है और किसी में टैलेंट ही नहीं है? हम डायनेस्टी से डेमोक्रेसी की ओर देश के लोकतंत्र को ले जाना चाहते हैं, हैदराबाद और तेलंगाना को ले जाना। भ्रष्टाचार से पारदर्शिता की ओर ले जाना चाहते हैं। भ्रष्टाचार सारी सीमाएं लांघ गया। अपने अपने रहन सहन को देख लीजिए तो आपको मालूम पड़ेगा कि किस प्रकार का भ्रष्टाचार तेलंगाना की जनता ने सहन किया है। तुष्टीकरण से हम सम विकास की ओर जाना चाहते हैं। किसी का अपीसमेंट नहीं करेंगे, सबको बरोबर मौके मिलेंगे। और हैदराबाद की जनता का बहुत बड़ा हिस्सा जो अपमानित महसूस करता है अपने आप को, उनको हम भरोसा दिलाना चाहता है किसी की भी हिम्मत नहीं होगी आपको दोयम दर्जे के नागरिक बताने की। इस प्रकार का सम विकास का हम वातावरण करेंगे। जब हैदराबाद की जनता इतनी बड़ी मुसीबत में थी तब मुख्यमंत्री कहां थे? ओवैसी कहां थे? हैदराबाद की जनता के मन में ये बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब उनको देना पड़ेगा। मित्रों, हम वादा करते हैं कि गुड गवर्नेंस को हम हैदराबाद के अंदर जमीन पर उतारेंगे और हैदराबाद को विश्व का आईटी हब बनाने की दिशा में सभी अनुरूप कदम उठाए जाएंगे। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि जिस प्रकार का कॉरपोरेशन यहाँ टीआरएस और मजलिस के नेतृत्व में चला है, वो हैदराबाद को आईटी हब बनने के लिए, विश्व का आईटी हब बनने के सबसे बड़ा रोड़ा है। अभी ही बारिश में पानी भर गया, लगभग 7 लाख लोगों के घर में परेशान हो गए, पानी भर गया। 6 साल से स्टॉर्म वाटर की एक भी लाइन, इसका सिल्टिंग नहीं हटाया गया, नालों का सिल्टिंग नहीं हटाया गया। पानी नहीं भरेगा तो क्या होगा? मजलिस साथीदार है, मजलिस के इशारों पर अवैध कंस्ट्रक्शन चलते हैं, अपीसमेंट होता है। इसके कारण पानी की निकासी के मार्ग के अंदर अवैध कंस्ट्रक्शन जो हुए हैं, उसने भी पानी भरने में, जमाव होने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है।
इतनी हिम्मत क्यों नहीं है कि मजलिस के साथ खुलेआम सीट शेयरिंग कर कर लड़े? एक कमरे के अंदर इलू इलू कर कर आप सीटें बांटते हो। सार्वजनिक रूप से हैदराबाद की जनता के सामने अभी भी प्रचार में 1 घंटा बाकी कह दीजिए कि हाँ हमारा मजलिस के साथ समझौता है। क्यों हिम्मत नहीं है आपकी? इसका जवाब केसीआर और मजलिस दोनों ने होना चाहिए। और मित्रों, मैं मानता हूं कि आज सरदार पटेल के कारण ही ये हमारा तेलंगाना यहां से लेकर मराठावाड़ा तक और हैदराबाद भारत के साथ जुड़ा हुआ है। जिन्होंने उस वक्त पाकिस्तान में जाने की मुहिम चलाई थी, वो सभी संस्कृति से, ये निजाम संस्कृति से हम मुक्त कर कर एक विकसित शहर हैदराबाद को देना चाहते हैं। भाई मैं जब कार्रवाई करता हूं तब तो हाय तौबा करते हैं पार्लियामेंट में, देखा नहीं है आपने? कितनी बड़ी आवाज में रोते हैं। और ये एक बार लिख कर मुझे दे दे, बांग्लादेशी और रोहिंग्या को निकालना है, बाद में मैं करता हूं, जरा लिख कर देने के लिए बोल दीजिए उनको। सिर्फ चुनाव में बात करने से नहीं होता है, जब निकालने के लिए पार्लियामेंट में बहस होती है, कौन इनका पक्ष लेता है? देश की जनता जानती है, सबने लाइव टेलीविजन पर देखा है। मैं तो कभी हिंदू मुस्लिम कुछ बोला ही नहीं, कोई बात नहीं करी। डरना नहीं चाहिए किसी से। चुनाव अपने दम पर लड़ना चाहिए, अपने कामों पर लड़ना चाहिए। अभी आपने देखा किस तरीके से अमित शाह ने जोरदार हमला बोला, चुन चुन कर। आज दिन भर किस तरीके से गृह मंत्री ने रोड शो किया और भाग्य लक्ष्मी मंदिर गए, इसको दिखाती हुई ये आज तक की रिपोर्ट देखिए। बीजेपी के सियासी चाणक्य और देश के गृह मंत्री अमित शाह का यूं हैदराबाद की गलियों में निकलने का मतलब ही है कि नगर निगम चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी कितना जोर लगा रही है। 1 दिसंबर को ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के लिए मतदान, जिसमें प्रचार के लिए सिर्फ अमित शाह ही नहीं बल्कि 27 नवंबर को पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रोड शो किया, फिर 28 नवंबर को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सड़कों पर शक्ति प्रदर्शन किया। हैदराबाद निकाय चुनाव को बीजेपी अब की बार बेहद गंभीरता से ले रही है और शहर के नगर निगम में कमल खिलाने के लिए अमित शाह ने प्रचार के आखिरी दिन मोर्चा संभाला। दिल्ली वापसी से पहले अपने सियासी दुश्मन ओवैसी और मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव को निशाने पर लिया। हम हैदराबाद को नवाब निजाम कल्चर से मुक्त होकर एक मिनी इंडिया बने ऐसा शहर बनाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। हम डायनेस्टी से डेमोक्रेसी की ओर देश के लोकतंत्र को ले जाना चाहते हैं, हैदराबाद और तेलंगाना को ले जाना। तुष्टीकरण से हम सम विकास की ओर जाना चाहते हैं। किसी का अपीसमेंट नहीं करेंगे, सबको बरोबर मौके मिलेंगे। चंद्रशेखर राव जी से पूछना चाहता हूं, ये मजलिस के साथ आप जो समझौता करते हो, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है, कोई आपत्ति नहीं। कर सकता है, लोकतंत्र में कोई भी व्यक्ति किसी के साथ भी जाता है, मगर गुप्त समझौता क्यों करते हो? इतनी हिम्मत क्यों नहीं है कि मजलिस के साथ खुलेआम सीट शेयरिंग कर कर लड़े? एक कमरे के अंदर इलू इलू कर कर आप सीटें बांटते हो। इसका जवाब केसीआर और मजलिस दोनों ने होना चाहिए। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में कुल 150 सीटें हैं, जिसमें से पिछले चुनाव में 99 सीट पर राज्य में सत्ताधारी टीआरएस का कब्जा था। 44 सीटें एआईएमआईएम के पास हैं, जबकि बीजेपी के पास सिर्फ 4 सीट है। नगर निगम का सालाना बजट भी करीब 5,500 करोड़ रुपए का है। लिहाजा हैदराबाद नगर निगम को सत्ता की चाबी भी माना जाता है। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम के चुनावी नतीजे 4 दिसंबर को आएंगे और उसी दिन तय होगा कि नगर निगम में मेयर किस पार्टी का बनेगा। लेकिन उससे पहले जीत के लिए घमासान प्रचंड है। शहर का नाम बदलने की भी जंग है, जिसके किरदार योगी आदित्यनाथ और असदुद्दीन ओवैसी हैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, हमने फैजाबाद को अयोध्या कर दिया, हमने इलाहाबाद को प्रयागराज कर दिया, और फिर इसका वास्तविक नाम भाग्यनगर क्यों नहीं हो सकता? अब बहुत दिनों तक निजाम शाही के पिछड़ों बने हुए लोग अब हैदराबाद में आगे चल नहीं पाएंगे। जो शख्स जिस शहर को निस्बत हैदर कर्रार से है, उस शहर के नाम को तब्दील करने की बात कर रहा है, इंशाअल्लाह ताला उनकी नस्लें खत्म हो जाएंगी, नाम तब्दील नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। हमको उन लोगों को पूरा
पूरा जमहूरी तरीके से जवाब देना है कि इस शहर का नाम तो छोड़ो, हम तुम्हारा नाम तब्दील कर देंगे इंशाअल्लाह। हम आपको ये भी बता दें कि बीजेपी के लिए ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव आखिर इतना अहम क्यों है। अहम वजह यह है कि 2023 में तेलंगाना विधानसभा का चुनाव है जिस पर बीजेपी की नजर है। नगर निगम का दायरा 4 जिलों में फैला है जिसमें विधानसभा की 24 सीटें आती हैं। इतना ही नहीं, लोकसभा की 5 सीटें भी नगर निगम के हद के भीतर है। हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन चुनाव के नतीजे राज्य के सियासी मूड की भी झलक देते हैं और अगर बीजेपी यहां अच्छा करती है तो विधानसभा चुनाव में उसे सीधे मदद मिलेगी। अब की बार टीआरएस, एआईएमआईएम और बीजेपी के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। तीनों दलों ने अपना अपना जोर लगाया है, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी ने प्रचार में अपने सभी हैवीवेट दिग्गजों को उतारा है उसकी उम्मीदें कुछ ज्यादा ही परवान पर हैं। हैदराबाद से आशीष पांडे और आशुतोष मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। तो देखा आपने आज दिन भर किस तरह से फुल फॉर्म में नजर आए गृहमंत्री और चुन चुन कर हमला बोला है वहां पर न सिर्फ मुख्यमंत्री केसीआर पर बल्कि एआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी पर भी। फिलहाल बड़ी खबर आपको देते हैं, चंद्रशेखर राव पर अमित शाह ने बड़ा आरोप मढ़ा है, बड़ा आरोप लगाया है। चंद्रशेखर राव का मजलिस से गुप्त समझौता क्यों है, बंद कमरे में मजलिस के साथ इलू इलू क्यों, ये सवाल खड़ा किया गया है। हिम्मत है तो खुलकर करें मजलिस से समझौता, ये बातें कही गई हैं गृह मंत्री अमित शाह की ओर से। मजलिस का मतलब एआईएमआईएम, सीधे सीधे निशाना साधते हुए हमने कभी चुनाव के लिए हिंदू मुसलमान नहीं किया है, इस बात का भी जिक्र करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैदराबाद में नजर आए। 1 तारीख को होने हैं चुनाव और जो बड़ी बातें उनकी ओर से कही गई हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। हैदराबाद को निजाम कल्चर से मुक्त कराएंगे, हैदराबाद को परिवारवाद से लोकतंत्र की ओर लेकर जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ चंद्रशेखर राव पर अमित शाह का बड़ा आरोप। आपको बता दें, चंद्रशेखर राव पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा है कि मजलिस से गुप्त समझौता आखिर क्यों, बंद कमरे में मजलिस से इलू इलू क्यों, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हुए नजर आए हैं अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री केसीआर पर सीधा हमला उनकी ओर से बोला गया है। अपने आप में हैदराबाद का ये लोकल चुनाव अब कहने मात्र को रह गया है क्योंकि देश भर की नजरें अब इस पर जा टिकी हैं। जिस तरह से अपने हैवीवेट राष्ट्रीय स्तर के नेताओं को हैदराबाद के लोकल चुनावों में उतार दिया है भारतीय जनता पार्टी ने और आज खुद गृह मंत्री वहां पर पहुंचे। सबसे पहले भाग्य लक्ष्मी मंदिर में जाकर वहां पर माता रानी का आशीर्वाद लिया, उसके बाद रोड शो किया। रोड शो के बाद पूरे आधे घंटे तक उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और हर एक सवाल का जवाब दिया। खुलकर केसीआर पर हमला बोलते हुए वो नजर आए। उन्होंने कहा है कि ये गली का चुनाव हो सकता है जैसा कि विपक्षी दल आरोप लगा रहे हैं, लेकिन अगर वहां पर सफाई का काम नहीं किया गया है तो हम विकास के प्रति प्रतिबद्ध हैं और वही काम करने के इरादे से भारतीय जनता पार्टी इन चुनावों में उतरी है। इस बार तो मेयर बीजेपी का ही होगा, इस बात का दावा भी अमित शाह की ओर से किया गया है। मैं आज ये प्रेस वार्ता में ये भी पूछना चाहता हूं कि जब पानी भर गया तब श्रीमान केसीआर कहां थे? उनके निवास के सामने की कॉलोनियों में भी पानी भरा। हम भी मीडिया को ध्यान से देखते हैं, कहीं पर भी मुख्यमंत्री ने ना कोई दौरा किया, ना कॉरपोरेशन की बैठक की, ना विधायकों के साथ घूमते दिखे, ना स्थानीय सांसदों के साथ घूमते दिखे। जब हैदराबाद की जनता इतनी बड़ी मुसीबत में थी तब मुख्यमंत्री कहां थे, ओवैसी कहां थे? हैदराबाद की जनता के मन में ये बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब उनको देना पड़ेगा। मित्रों, हम वादा करते हैं कि गुड गवर्नेंस को हम हैदराबाद के अंदर जमीन पर उतारेंगे और हैदराबाद को विश्व का आईटी हब बनाने की दिशा में सभी अनुरूप कदम उठाए जाएंगे। और ये भारतीय जनता पार्टी का वादा है। मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, हम जो कहते हैं वो होता है। चाहे 2014 का हमारा घोषणा पत्र हो या 2019 का घोषणा पत्र हो, हमने सारे वादों पर अमल किया है। मैं हैदराबाद की जनता को 5 साल पहले एक घोषणा पत्र टीआरएस ने भी दिया था जिसको प्रचिन्ह आशीर्वाद मजलिस के भी थे। मैं कुछ सवाल यहां पर छोड़कर जाना चाहता हूं। कल वोटिंग है, मेरी आशा है शाम को केसीआर जी इसके जवाब दें। एक तो आपने 100 दिन की योजना का वादा किया था, इसका हिसाब किताब हैदराबाद की जनता मांगती है, क्या हुआ?
केंद्रीय गृह मंत्री को आपने सुना, अभी आपने बीजेपी का पूरा प्लान भी सुना। प्रचार खत्म होने के बाद असदुद्दीन ओवैसी भी सामने आए और उन्होंने आज तक पर दावा किया कि बीजेपी जोर चाहे जितना लगा ले, लेकिन जीत उन्हीं की होगी। नवाब और निजाम कल्चर को खत्म करेंगे, सीधा निशाना आप पर था, आपके परिवार पर। मैडम, मैं कौन सा नवाब हूं, मैं कौन सा निजाम हूं? ना तो मेरा दूर दूर तक निजाम की फैमिली से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर आप तारीख में चले जाएंगे तो मेरे पूर्वजों ने निजाम से मुलाकात इसलिए नहीं की क्योंकि निजाम को मिलने के लिए एक सोने की अशरफी नजराना देना पड़ता था। तो मेरे बुजुर्गों ने कहा कि हम हरगिज नहीं देंगे, मुलाकात ही नहीं की, हमारा ताल्लुक ही नहीं है उनसे। हाँ, हैदराबाद का एक मखसूस कल्चर है, एक तहजीब है, शाइस्तगी है, जबान में मिठास है। तेलुगु जो बोली जाती है वो दूसरी तेलुगु से मुख्तलिफ है, उर्दू जो बोली जाती है वो मुख्तलिफ है। अगर आप इस कल्चर के मुखालिफ हैं तो आपने तो हैदराबाद को समझा ही नहीं, आपने हैदराबाद को समझा ही नहीं। अगर हैदराबाद को समझते तो आप यहाँ की तहजीब तमद्दुन के कायल होते, यहाँ की जबान की शीरनी को, उसकी मिठास को समझते, चाहे वो तेलुगु हो या उर्दू हो। आप कुछ जानते नहीं है, आप पैराशूट से उतरे और शुरू हो गए अपनी वो पुराना कैसेट चला दिए यहां पर। लेकिन आप भी ओवैसी साहब चाहते हैं हमेशा कि एक अच्छी जंग तभी बनती है जब दुश्मन भी ताकतवर हो। इस बार आपको विरोधी जबरदस्त मिला है, जिसमें एक के बाद एक पूरी कार्पेट बॉम्बिंग बीजेपी कर रही है। इस बात को तो आप भी मानेंगे। मैडम देखिए, आपको मैं हमारी पार्टी के ताल्लुक से बता रहा हूं कि 1986 में एनटी रामाराव अपने पीक पर थे। तो मेरे हैदराबाद पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में एनटी रामाराव की पार्टी में एक शिवारेड्डी नाम का, बॉम्बुलू शिवारेड्डी बोलते, बॉम्ब शिवारेड्डी, वो बॉम्ब फेंका था। 2002 में चंद्रबाबू नायडू द चीफ मिनिस्टर मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी के गली गली में फिरे। आज बीजेपी फिर रही है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप देख लेंगे 4 तारीख को इंशाअल्लाह ताला। अरे आइए ना, डेमोक्रेसी में कौन रोक रहा है? मगर आप लोग जो अनाप शनाप बक रहे हैं, कारपेट बॉम्बिंग, आप सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। आप बताइए मैडम, किसी देश के एक इलाके पे कोई सर्जिकल स्ट्राइक करता है, ये जबान इस्तेमाल करेंगे आप बोलेंगे पाकिस्तानी है यहां पर। अरे भाई, यहां पर अमन से हिंदू भाई, मुसलमान, हमारे दलित, बंगाली, मारवाड़ी कम्युनिटी के लोग आराम से रह रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि यहां रोहिंग्या है, पाकिस्तानी है, ये जबान। अच्छा, फिर अगर आप हैं तो होम मिनिस्टर क्या कर रहे हैं? होम मिनिस्टर सो रहे थे इतने साल से, आप क्यों नहीं पकड़ा उसको आपने? हम तो बोले सर पकड़िए उनको, अगर कोई इलीगल है यहां पर पकड़िए। कौन रोक रहे? हम रोक रहे हैं क्या उनको? आपको जंजीरों से बांध के बैठे, आप नहीं कर सकते? ये तो गलत बात है ना। आप तो इलेक्शन की कैंपेनिंग के नाम पे आप तो पूरे इलाके के लोगों को, पूरी शहर को बदनाम कर रहे हैं, तौहीन कर रहे हैं आप। लेकिन ये भी तो सोचिए ना वैसी साहब की, इस देश की संसद में अगर हर बिल जिसको सरकार लाती है उसकी मुखालफत करने वाला शख्स कौन होता है? असदुद्दीन ओवैसी। चाहे वो सीएए बिल हो, चाहे ट्रिपल तलाक हो, चाहे फार्मर्स बिल को भी, लेकिन जो खास तौर पर सीएए बिल था या फिर उसके बाद से उससे पहले ट्रिपल तलाक बिल था, हर चीज पर आप कहते हैं कि अब जब ये नया ऑर्डिनेंस राज्य सरकारें ला रही हैं, जिसको यूपी सरकार ले भी आई है, लव जिहाद पर, हालांकि उसका नाम नहीं है, लंबा चौड़ा उत्तर प्रदेश धर्म परिवर्तन विदेश वो कानून है, जो भी है, लेकिन इन सब के खिलाफ आप कहते हैं कि संविधान खतरे में है, ये सरकार हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है, ये सरकार जानबूझकर मुस्लिमों को टारगेट कर रही है। तो आप एक धार्मिक आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स खेलते हैं ना, जब आप करते हैं। इसीलिए बीजेपी ने पूरी ताकत वहां झोंक दी है, क्योंकि अब ध्रुवीकरण उनके लिए आसान हो जाएगा आपके साथ। मैडम, मैं आपको बता रहा हूं कि 4 तारीख के नतीजे आ जाएंगे, घोड़ा मैदान सामने है। अब रहा सवाल कि मैं मुखालिफत करता हूं, तो करना चाहिए ना मैडम, डेमोक्रेसी है, वरना तो नॉर्थ कोरिया हो जाएगा इंडिया, कि प्राइम मिनिस्टर नहीं रहेगा बल्कि किम जोंग हो जाएगा, कि बस आ गया और सब जने थाली मारो और उसको अंगूठा लगा दो। यही तो डेमोक्रेसी की खूबसूरती है कि मुखालिफत होना चाहिए, अपोजिशन होना चाहिए, और होता रहेगा। अरे भाई, मैं तो कोई बीजेपी का तो नहीं हूं कि मोदी जो बोले और आंख और जबान का गूंगा हो जाऊं, आंख का अंधा हो जाऊं। मुझे अल्लाह ने दिमाग दिया है, सोचने की समझने की तमीज दी है, तो मैं मुखालिफत करूंगा, और ये डेमोक्रेसी के लिए बहुत जरूरी है। जो आज पंजाब के किसान आकर दिल्ली में धरना दे रहे हैं, हम उनको सलाम करते हैं
वो डेमोक्रेटिक राइट है उनका। वरना अगर सब लोग थाली बजाने वाले हो जाएंगे, खवाली करेंगे, तो फिर जमहूरियत नहीं हो जाएगी। इसको खवाली डेमोक्रेसी कहना पड़ेगा हमको। तो डेमोक्रेसी के सर्वाइवल के लिए अपोजिशन जरूरी है और सरकार का अपोजिशन करना जरूरी है। तो अपनी अपनी जीत के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन लोकल चुनावों में क्या होगा इस पर बनी रहेगी आज तक की नजर। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम फौरन लौट रहे हैं। चुनाव हैदराबादी रात 8 बजे आज तक पर जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।